वो महिला जिसे एक समय गूंगी गुड़िया कहकर संबोधित किया गया, आखिर कैसे आयरन लेडी कहलाने लगी। नमस्कार, द पेन डाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। हमारी विशेष प्रस्तुति भारत के प्रधानमंत्री की इस कड़ी में हम बात करेंगे उस सशक्त महिला की जिसे संसद में कई बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गूंगी गुड़िया कहकर संबोधित किया, लेकिन जब वो भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी तो उन्होंने न सिर्फ अपने विरोधियों बल्कि पार्टी के लोगों को भी अपनी शक्ति का ऐसा एहसास कराया कि उन्हें दुर्गा और आयरन लेडी तक कहा जाने लगा। चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज पर। ये भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अंतिम जनसभा में दिए गए उनके भाषण के अंश हैं, जिसमें इंदिरा गांधी ने कहा था कि उनके खून का एक एक कतरा एक भारत को जीवित करेगा। उड़ीसा में हुई इस जनसभा के अगले ही दिन 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में पीएम इंदिरा गांधी के सफदरजंग रोड स्थित सरकारी आवास में उनके सुरक्षा कर्मियों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या की वजह ऑपरेशन ब्लू स्टार को माना गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में सिखों के सबसे बड़े धर्मस्थल स्वर्ण मंदिर को खालिस्तानी आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया था। इनका सबसे बड़ा नेता था जरनैल सिंह भिंडरवाला, जो एक अलगाववादी था और अलग खालिस्तान की मांग करते हुए उसने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था। भिंडरवाला और उसके साथियों से स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने के लिए इंदिरा गांधी ने सेना भेज दी, जिसने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इस ऑपरेशन में भिंडरवाले और उसके साथी आतंकी मारे गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार से सारी दुनिया के सिखों की भावनाएं आहत हुईं और इसका परिणाम ये हुआ कि सिख आतंकवादियों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिखों के खिलाफ दंगे भड़क उठे। दिल्ली सहित कई जगह पर सिखों को चुन चुन कर मारा गया और उनके घर व दुकानें जला दी गईं। 19 नवंबर 1917 को जन्मी इंदिरा गांधी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती पुत्री थीं, जिन्हें राजनीतिक विचारधारा विरासत में प्राप्त हुई थी। बचपन से ही घर में राजनीतिक माहौल था। उनके पितामह पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के बड़े नेता और जाने माने वकील थे। इलाहाबाद स्थित मोतीलाल नेहरू के घर में महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं का आना जाना था। बचपन में इंदिरा गांधी ने बाल चरखा संघ की स्थापना की और असहयोग आंदोलन के दौरान बच्चों की वानर सेना भी बनाई। पुणे और मुंबई के अलावा स्विट्जरलैंड, ऑक्सफोर्ड से लेकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में शिक्षा प्राप्त करने वाली इंदिरा गांधी ने महात्मा गांधी के निर्देशन में दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में भी काम किया। इंदिरा गांधी का विवाह 1942 में फिरोज गांधी के साथ हुआ। उनके 2 बेटे हुए, राजीव और संजय। कांग्रेस की कार्यकारिणी में इंदिरा का चयन 1955 में ही हो गया था और मात्र 42 वर्ष की आयु में 1959 में वो कांग्रेस की अध्यक्ष भी बन गईं। तो पंडित नेहरू पर इंदिरा गांधी को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने और परिवारवाद के भी आरोप लगे। हालांकि ये आलोचना इतनी मुखर नहीं थी कि इसका कोई प्रभाव पड़े।
इंदिरा गांधी ने भी समय समय पर अपने कार्यों से ये सिद्ध किया कि वो अपनी योग्यता से आगे बढ़ी हैं। जैसे 1957 के आम चुनाव के समय जवाहरलाल ने लाल बहादुर शास्त्री को उम्मीदवार चयन की जिम्मेदारी सौंपी और इंदिरा गांधी को उनके परामर्श के लिए नियुक्त किया। इंदिरा गांधी की सलाह से जो भी उम्मीदवार चुने गए वो सभी विजयी हुए। इससे इंदिरा गांधी का कद पार्टी में और बढ़ गया। 1964 में इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुईं। 11 जनवरी 1965 में ताशकंद में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। गुलजारी लाल नंदा एक बार फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। उसके बाद 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने देश के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 1966 से 1977 तक इंदिरा गांधी लगातार 3 बार देश की प्रधानमंत्री बनी। इसमें साल 1971 इंदिरा गांधी के कार्यकाल का महत्वपूर्ण वर्ष था। पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने में इंदिरा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान की पराजय और बांग्लादेश के गठन के बाद इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाने लगा और उनके राजनीतिक विरोधी अटल बिहारी वाजपेयी तक ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा। उसी साल लोकसभा चुनाव भी हुए थे। इंदिरा के नेतृत्व वाली कांग्रेस आई ने 2/3 बहुमत से जीत हासिल की। खुद इंदिरा गांधी अपनी परंपरागत सीट रायबरेली से चुनाव जीती। उनके सामने थे सोशलिस्ट नेता राजनारायण, जो चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ दायर एक याचिका में आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने गलत ढंग से चुनाव लड़ा है। उस चुनाव में यशपाल कपूर इंदिरा गांधी के चुनाव प्रभारी थे। राजनारायण ने आरोप लगाया कि यशपाल कपूर एक सरकारी अधिकारी हैं जिन्हें नियमतः चुनाव प्रभारी की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। दरअसल यशपाल कपूर उस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया था, लेकिन इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव प्रभारी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी आधार पर 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया और उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी भी लगा दी। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी। हालांकि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की छूट तो मिल गई, लेकिन वो लोकसभा में वोट नहीं दे सकती थी। इसके बाद आया 25 जून 1975। विपक्ष के सबसे बड़े नेता जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने देशव्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में जयप्रकाश नारायण ने रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर पंक्ति बोली कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इससे युवाओं में जोश भर गया। जननायक जयप्रकाश नारायण ने सेना और पुलिस का आह्वान किया कि वो सरकार के गलत फैसलों में सहयोग ना करें। इससे इंदिरा गांधी की बौखलाहट बढ़ गई और वो समझ गई कि जेपी उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी ने जो किया वो भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने उसी रात देश में आपातकाल लागू कर दिया और सभी विपक्षी नेताओं को घर से सोते से उठाकर गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन जब देश के लोग सोकर उठे
तो रेडियो सेट पर इंदिरा गांधी की आवाज़ गूंज रही थी कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने देश में आपातकाल की घोषणा की है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। आपातकाल लागू होते ही सरकार की आलोचना करने वाले लोगों को जेल भेजा जाने लगा। मीसा और DIR जैसे कानूनों का उपयोग करके लाखों लोग जेल भेजे गए। आपातकाल में इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने मनमानी करनी शुरू कर दी। उनके इशारे पर लोगों की जबरिया नसबंदी की जाने लगी और देश में आतंक का माहौल पैदा हो गया। लोगों से अभिव्यक्ति की आज़ादी भी छीन ली गई। आपातकाल की अवधि 6 महीने की होती है, जिसे इंदिरा गांधी बढ़ाती रहीं और 18 महीने से ज़्यादा समय तक चुनाव टालती रहीं। अंततः 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म होने के बाद देश में आम चुनाव हुए। इस चुनाव में संपूर्ण विपक्ष एक हो गया और जनता पार्टी के नाम से एक नई पार्टी का गठन किया। चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह पराजय हुई। इंदिरा गांधी और संजय गांधी भी चुनाव हार गए। कांग्रेस को देश भर में केवल 154 सीटें मिली, जबकि विपक्षी गठबंधन को 330 सीटें मिली और मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बने। हालांकि वो 2 साल तक ही प्रधानमंत्री के पद पर रह पाए। दरअसल जनता पार्टी में टूट हो गई और 15 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि वो 3 सप्ताह तक ही PM के पद पर रह पाए और कांग्रेस की सौदेबाजी से ऊबकर 20 अगस्त 1979 को उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी। जनवरी 1980 में देश में मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो गई। इंदिरा गांधी ने नारा दिया कि चुनिए उसे जो सरकार चला सके। कांग्रेस ने 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में फिर से वापसी की और इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 को एक बार फिर से देश की प्रधानमंत्री बन गई। इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी की खुशी बहुत दिन तक नहीं रह सकी। 23 जून 1980 को इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी की एक विमान हादसे में मृत्यु हो गई। संजय गांधी को विमान उड़ाने का शौक था। उस दिन सुबह भी संजय गांधी ने दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से एक छोटे विमान में उड़ान भरी, लेकिन वो प्लेन थोड़ी देर बाद क्रैश हो गया और इस हादसे में संजय गांधी और को पायलट की जान चली गई। संजय गांधी की मौत के बाद उनकी पत्नी मेनका गांधी को अपने दुध-मुहे बच्चे वरुण गांधी के साथ इंदिरा गांधी का घर छोड़ना पड़ा। इंदिरा और मेनका की राहें अलग अलग हो गईं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में काम करती रहीं और फिर आया साल 1984। इस वर्ष जून में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की जब इंडियन एयरफोर्स के पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। 2 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा रूस के सोयूज टी मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए और वहाँ से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे बात की। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। उस समय पंजाब में अलगाववादियों का
एक बड़ा धड़ा अलग खालिस्तान की मांग उठा रहा था और स्वर्ण मंदिर पर कब्जा भी कर लिया। जून माह में स्वर्ण मंदिर को आतंकियों से खाली कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। स्वर्ण मंदिर परिसर में सेना के घुसने को सिखों ने अपने धर्म का अपमान माना और इसकी परिणति इंदिरा गांधी की हत्या के रूप में हुई। तो इस तरह से उस सशक्त महिला की कथा का अंत हुआ, जिसे गूंगी गुड़िया से लेकर आयरन लेडी और दुर्गा तक की उपाधि मिली और जो अब तक भारत की इकलौती महिला प्रधानमंत्री रही हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम बात करेंगे देश के एक और प्रधानमंत्री की। आप हमारा चैनल द पेन डाउन ऐसे ही देखते रहें और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।